बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, लड़ाई का ताल्लुक जो है वो आम लोगों के साथ तो नहीं है, वो तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं जो वहाँ पर स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रही हैं। फिर मैंने कुछ हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे इसके ऊपर बात की कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त क्या डिज़ाइंस हो सकते हैं, क्या ग्रेटर इजराइल ही इस वक्त टारगेट है, उनका मंसूबा है और वो अब इन प्लेस आ चुका है। उन्होंने कहा नहीं, ये एक स्टेप है उसकी तरफ। अभी अगर आप उनकी आबादी देखें, उनके वसाइल देखें, उनका इस वक्त लाइफस्टाइल और तरीक़ाकार देखें तो इस वक्त बॉर्डर्स चेंज करने की कोशिश नहीं है। फिल वक्त वो दो चीज़ें सेंस कर रहे हैं। एक तो ये कि जिस वक्त ये मामला किसी नहज पर पहुंचेगा, किसी एंड पर पहुंचेगा, उस वक्त तक इरादा यही लगता है कि गज़ा जो है जी उसको खाली करा लिया जाएगा। सही, वो तो और वहाँ की जो आबादी है वो आपको पता चलेगा कि उनको जो बच जाएंगे उनको मिस्र में सेटल किया जाएगा, मुंतकिल कर दिया जाएगा, उनको उस तरफ ले जाया जाएगा, वहाँ पर एक सेटलमेंट बनाई जाएगी और ये प्लान है जो बड़े वक्त से चल रहा है। दूसरी तरफ जो इस वक्त कुछ एरियाज़ हैं उनको तो ज़रूर कंट्रोल में ले लिया जाएगा, लेकिन अभी जो ग्रेटर इजराइल वाला काम है कि जिसमें सऊदी अरब, जिसमें अमान, जिसमें लबनान के कुछ हिस्से, जिसमें तुर्की तक, जिसमें सीरिया, जिसमें इराक, जिसमें बिल्कुल आप ऑन द वर्ज ऑफ पर्शियन गल्फ आ जाते हैं, जिसमें जॉर्डन शामिल है, ये वाला काम अभी इन प्ले नज़र नहीं आता। अभी फिर क्या मकसद है? तो राइजिंग लायन का हमारे एक सफारतकार हैं, उनका कि आप पहलवी डायनेस्टी जो थी, रज़ा शाह पहलवी, उनका जो उस वक्त का ईरान था उसका झंडा उठाए। सही, उसके झंडे के सेंटर में आज तो आपको ईरान का डिफरेंट फ्लैग नजर आता है, उसमें शेर है। ये जो राइजिंग लाइन है इसका मकसद ये है कि आपने वहाँ पर चाहते ये हैं, जो लार्जर डिज़ाइन ये है कि इंस्टॉल करना है दोबारा से किसी तरीके से एक ईरान से पहले वाली एंटी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को। उसमें चाहे रज़ा पहलवी हो जो बेटा है मोहम्मद रज़ा पहलवी का जो क्राउन प्रिंस था और अब डिफेक्टो रूलर, या उसने इन एग्जाइल जो है वो एक गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है। और आप जब उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि यही 2023 में अप्रैल 17 गालिबन ये अपनी बीवी यास्मीन के साथ रज़ा पहलवी, इसने इसराइल का दौरा किया था, इसी दीवारे गिरिया पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये खड़ा हुआ था। इसाक हर्ज़ोग जो प्रेसिडेंट है इसराइल का, उनके साथ मीटिंग्स की थी और इसको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। सही। और अभी तक जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसने बयानात देना शुरू किए हैं और वो बार बार, तो इसराइल की, हमारे सफारतकारों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इसराइल की ये मनसूबाबंदी थी फ्रॉम डे वन, कि जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई हैं उनके अलावा नीचे टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को, इंटेलिजेंस के लोगों को, उनको जिस तरीके से एलिमिनेट किया, उसका मकसद यही नज़र आता है कि वो ये चाहते हैं कि अगर तो हम डायरेक्टली हिट करते हैं सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को, तो क्योंकि वो मरजा भी हैं, मरजा तकलीद भी है और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आफ्टर सैयद आगा सिस्तानी, उनके बाद सबसे बड़ी फॉलोइंग सैयद अली खामनाई की है। तो फिर उसका जो रिएक्शन है वो 120 ममालिक में आएगा। वो करोड़हा जो शिया हैं और फिर मुसलमान हैं, ओवरऑल उन तमाम की तरफ से एक बहुत ही सख्त किस्म का रद्दअमल आ सकता है और ऐसा रद्दअमल जो फिर कई सालों तक कंटिन्यू रह सकता है और किसी भी शेप में सामने आ सकता है। लिहाजा उस नहज पर ना जाएं। मकसद जो है इसराइल का यही लगता है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनाई जाए, नीचे की लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बाद, कि किसी तरीके से रशिया, यूरोप या किसी और मुल्क इन एग्जाइल भेज दिया जाए। सही, सैयद अली खामनाई को, जो जाहिर है कि जो लोग ईरान को जानते हैं या करंट उसको, मुमकिन है कि वो किसी और तरीके से तो मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि आपको ये लगे कि आपकी इस वक्त यहाँ पर इस मौके पर मौजूदगी एक बहुत बड़ा अलमिया
अपने लोगों के लिए बना सकती है और आप ये डिसीजन लें कि नहीं इस वक्त मेरा शायद चले जाना ही दुरुस्त हो। ये एक अलग सिनेरियो है। अभी तक तो जो आप स्टेटमेंट्स आ रही हैं सईद अली खामनाई की, वो पढ़ लें, वो देख लें, वो सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मकसद ये है कि वहाँ एक ऐसी रजीम को इंस्टॉल किया जाए जो ऑब्वियसली जिसकी पॉपुलर सपोर्ट नहीं होगी। उसका मकसद ये है कि ईरान में विदाउट पुटिंग योर फुट ऑन ग्राउंड आप वहाँ पर एक तवील खाना जंगी की बुनियाद रखें और उस दौरान नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए वहाँ पर हमले करवाए जाएं, दहशत गर्दी के वाक़यात हों, वहाँ पर दाइश, वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुतहारिब ग्रुप आपस में लड़ रहे हों और अगले कई सालों तक ईरान का वो पूरा निज़ाम या सिस्टम जो ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 डेकेड्स कायम हुआ है, जिसकी बुनियाद की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसके 90s में 196 अरब डॉलर को फ्रीज़ कर दिया गया हो, उसके अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया हो, जिसको ब्लैक लिस्ट में फैटफ की रखा गया हो, जिसके साथ ट्रेड कोई नहीं कर सकता, ट्रेड करने वाले ममालिक या कंपनियों के ऊपर पाबंदी लग सकती हो, जिसकी एक नॉर्मल सी भी चीज़ें जो हैं वो किसी और मुल्क के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती, जो अपनी ज़रूरत की हर शय खुद बनाता है। और अब जाहिर है कि उनका एक जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का प्रोग्राम है उस सारे को दुनिया क्रिपल किया जाए और फिर जब ये इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो तो अब ये नहीं आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो हमले हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर एक तो वो था कि जो इसराइल ने हमला किया और जिस तरीके से उसको कैरी आउट किया, लेकिन उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि जिस तरीके से ईरान ने हिट बैक की है। सही, इसको बहुत सारे लोग शायद उतना स्टडी नहीं कर रहे कि जिस तरीके से ईरान ने हिट बैक किया उसके ऊपर हम ज़रा सेपरेटली बात करेंगे कि जो ईरान का हिट बैक करना है और जिन सिंबल्स को, जिन आइकन्स को हिट किया गया है उसका क्या मतलब है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन ईरान ने इस तमाम मामले में एक तो जो हिट बैक करना शुरू किया ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था और अमेरिका का फौरी तौर पर इस जंग में कूदना उनके अपने लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर सकता था। अभी आप देखें थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कतर में जो अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद थी, जंगी लड़ाका तैयारे मौजूद थे, उनको वहां से हटाया जा रहा है। एयर बेसिस से भी हटाने की अलैन से, इराक से कुछ चीज़ें जो हैं वो मूव की जा रही हैं, कुछ नई चीज़ें इस रीजन में लाई जा रही हैं। साइप्रस में एक मूवमेंट नज़र आ रही है, बहिर रूम में, मेडिटेरेनियन सी में बहरी बेड़े भेजे जा रहे हैं। USS निमिट्स जो है उसकी मूवमेंट, अमरीकी 7th फ्लीट क्या इस वक्त जिस तरीके से जो उसकी पॉस्चरिंग है, 5th फ्लीट जो बहरीन और पर्शियन गल्फ में ऑपरेट करता है उसकी जिस तरह की मूवमेंट है, फिर जो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स है उसके तैयारों की मूवमेंट और एक ओवरऑल जो पॉस्चरिंग है उसको जब आप सारे को देखते हैं, मेरा ख्याल ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही समझ आती है कि जो अमेरिका ने इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते का टाइम जो है वो लेंगे, वो ये 2 हफ्ते में चाहते हैं कि इसराइल एक तो जितना डैमेज इस दौरान कर सकता है वो करे और ईरान भी हिट बैक करते हुए कोई ऐसी गलती इस दौरान करे कि जिससे हमें एक और बड़ा वजह मिले। हमें अभी तो ये लगेगा ना, जाहिर है कि जो चीज़ें अभी जिस तरीके से अनफोल्ड हुई हैं उसमें तो वाज़े तौर पर एक कोलैबोरेशन नज़र आती है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल कोलैबोरेशन थी। आप इसको वो मत समझें कि ये कोई ऑफ द कफ हो गया। अगर आप इसके इंसिडेंट्स को देखें तो आपको बाकायदा पता चलता है कि पेजर हमलों से लेकर हिजबुल्लाह के ऊपर जिस तरीके से एक सिस्टमैटिक क्रैकडाउन किया गया, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप को मारा गया, शहीद किया गया, फिर उसके बाद यमन में एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट उसने जिस तरीके से ख़ास तौर पर लास्ट दो सालों में जैसे वो शेप अप हुई है, फिर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स इराक़ में, शाम में ऑपरेट कर रहे थे, कताइब सैयद शुहदा है, दीगर हैं, उनको जिस तरीके से क्रिपल किया गया, फिर शाम में बशार अल-असद की रजीम का ख़ात्मा, और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ आप ये इनकी आखिर में आकर जो गुज़श्ता कुछ अरसे में 60 दिन का टाइम है, अभी चीज़ें ईरानियंस ख़ुद बता रहे हैं जो उस तमाम
प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे कि टॉक्स तो बड़ी करीब पहुंच चुकी थी सक्सेसफुल होने के, और एन उस वक्त हमला अमेरिका को मालूम था। उसने अपने एसेट्स जिस तरीके से और अपने ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करके लोगों को रिमूव किया इस रीजन से, फिर जो हेल फायर मिसाइल हैं उनकी जिस तरीके से डिलीवरी हुई, तो उससे अंदाज़ा तो यही होता है कि अमेरिका वाज पार्ट एंड पार्सल। बट अब यहाँ पर एक तो अमेरिका ने फौरी तौर पर ये कहना शुरू किया कि नहीं जनाब, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बिकॉज दे वर फियरिंग कि हमारे ऊपर जो है वो अटैक ईरान की तरफ से या हमारे इंटरेस्ट को रीजन में हिट किया जा सकता है। दूसरा, अमेरिका भी चाहता है कि अब इन 2 हफ्तों में मज़ीद जो है वो इसकी शेप निकल कर सामने आए, और फिर उस दौरान कोई ऐसी सूरत बने कि विदाउट देयर ओन इन्वॉल्वमेंट कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें अंदर एक खाना जंगी और बगावत का सिलसिला पैदा हो, और उस सूरत हाल में ईरान को एक लंबे अरसे के लिए एक ऐसी खाना जंगी में झोंक दिया जाए कि जिससे वो पूरा निज़ाम तलपट हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक थ्रेट जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जाहिर है कि प्लान बनाने वाले और फिर प्लान बिगाड़ने वाला, बनाए हुए प्लान्स को, ये 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो इसकी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर आगे चल के बात करें। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।